नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं हिना जोशी छेत्री। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। तपोवन टनल से आज मिले 3 और शव, अब तक निकाले गए 55 शव, 29 शवों की हो चुकी शिनाख्त। चमोली आपदा के 9वें दिन भी रेस्क्यू अभियान जारी। आपदा प्रभावित गांवों में जरूरी सुविधाएं मुहैया कराने पर जोर, ध्वस्त हो गए थे कई पुल और विद्युत व्यवस्था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, आत्मनिर्भर भारत के विजन को साकार करेगा जियो स्पैटियल। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा, प्रधानमंत्री के विजन को साकार करने में निभाएगा प्रेरक की भूमिका। और मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने की मुख्यमंत्री घोषणाओं की समीक्षा। पिथौरागढ़, बागेश्वर और चंपावत जिलों से की शुरुआत। अधिकारियों को समय और गुणवत्ता के साथ काम पूरे करने के दिए निर्देश। अब समाचार विस्तार से। चमोली जिले के तपोवन में आई आपदा में आज 9वें दिन टनल से 3 और शव और मैठाना से 1 शव मिला है। अब तक 55 शव मिल चुके हैं। टनल के अंदर से अब तक कुल 9 शव निकाले जा चुके हैं। 150 लोग अभी भी लापता हैं। अब तक मिले कुल 55 शवों में से 29 शवों की शिनाख्त की जा चुकी है। जिन शवों की शिनाख्त नहीं हो पाई है, उन सभी शवों का डीएनए संरक्षित किया जा रहा है। साथ ही अब तक 56 परिजनों के डीएनए सैंपल भी मैचिंग के लिए लिए गए हैं। जोशीमठ थाने में अब तक 179 लोगों की गुमशुदगी दर्ज की जा चुकी है। टनल से कुल 9 रिकवर हुई हैं, 7 हमारी रैनी साइड से हुई हैं और अभी 54 का सभी का पीएम हो चुका है और सभी का डीएनए सैंपलिंग भी रखा जा रहा है। डीएनए भी सैंपल करके रखा जा रहा है, जिससे कि बाद में रिलेटिव्स अगर जो अभी नहीं देख पा रहे हैं वो भी बाद में डीएनए सैंपल से हम उनको आइडेंटिफाई कर सके। और साथ में मुआवजा वितरण का भी जो काम है, जो हमारे आइडेंटिफाइड बॉडीज हैं, उनका भी साइमल्टेनियसली चल रहा है। अब हम कभी भी उम्मीद छोड़ नहीं सकते, उसी हिसाब से हम लोगों ने अपनी तैयारी भी रखी हुई है, एम्बुलेंस से लेके हेली तक सब कुछ। लेकिन फिलहाल जितनी भी रिकवरीज हुई हैं वो सब डेड बॉडीज की हुई हैं। चमोली आपदा प्रभावित क्षेत्र तपोवन टनल और रैनी गांव में रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। गढ़वाल मंडल आयुक्त रविनाथ रमन और जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया घटनास्थल पर लगातार रेस्क्यू अभियान पर नजर बनाए हुए हैं। उन्होंने एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के अधिकारियों के साथ तपोवन बैराज क्षेत्र का निरीक्षण किया। यहां पर बैराज के दोनों तरफ से मलबा हटाने का काम जारी है। बैराज की दूसरी छोर से अप्रोच रोड बनाकर पोकलैंड मशीन से नदी के बहाव को बैराज में जाने से रोका गया है। वहीं आपदा के बाद सीमांत गांवों में व्यवस्थाओं को सुचारू करने का काम भी तेजी से चल रहा है। विपरीत परिस्थितियों के बावजूद गांवों में बिजली लाइनों को फिर से दुरुस्त किया जा रहा है। यूपीसीएल के अधिशासी अभियंता कैलाश कुमार ने बताया कि तपोवन आपदा में 3000 मीटर विद्युत लाइन क्षतिग्रस्त होने से सीमांत गांव पैंग की विद्युत आपूर्ति बाधित हुई थी। आपदा में 32 पोल, 3 ट्रांसफार्मर बह गए थे। पैंग गांव के लिए पैंग गांव में जिला प्रशासन द्वारा आपदा के बाद सभी परिवारों को सोलर लाइट बांटी गई है। जियो स्पैटियल के दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर इसकी सराहना की। उन्होंने कहा कि जियो स्पैटियल आंकड़े जुटाने और तैयार करने की प्रक्रिया में बेहद अहम साबित होगा। श्री मोदी ने एक ट्वीट में कहा कि जियो स्पैटियल संबंधी दिशा निर्देश जारी होना आत्मनिर्भर भारत के विजन को साकार करने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रयास है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस फैसले से डिजिटल इंडिया मिशन को बढ़ावा मिलेगा। वहीं विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि नई जियो स्पैटियल दिशा निर्देश आत्मनिर्भर भारत के प्रधानमंत्री के विजन को साकार करने में प्रेरक की भूमिका निभाएंगे और $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य हासिल करने में मदद करेंगे। दिशा निर्देश जारी करने के बाद डॉक्टर हर्षवर्धन ने बताया कि इनसे स्टार्टअप और मैपिंग इनोवेटर को बढ़ावा मिलेगा। इससे छोटे कारोबारी सशक्त होंगे। We strongly feel that geospatial data is critical for success of modern industry, offering location-based services such as e-commerce, delivery and logistics, urban transport, and it is also essential
for traditional sectors of economy such as agriculture, construction and development, and also mines and minerals. डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि मानचित्र और सटीक जियोस्पैटियल आंकड़े नदियों को जोड़ने और औद्योगिक गलियारों के निर्माण जैसी राष्ट्रीय ढांचागत परियोजनाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं। अब तक जियोस्पैटियल संबंधी अनेक आंकड़े प्रतिबंधित क्षेत्रों में ही इस्तेमाल किए जाते थे, लेकिन अब समुचित नीति और दिशा निर्देश तैयार होने से ये स्वतंत्र और सार्वजनिक रूप से उपलब्ध होंगे। उन्होंने कहा कि मानचित्र और सटीक जियोस्पैटियल आंकड़े नदियों को जोड़ने और औद्योगिक गलियारों के निर्माण जैसी राष्ट्रीय ढांचागत परियोजनाओं के लिए महत्वपूर्ण है। Crowdsourcing efforts shall be encouraged by the government to build maps by allocating public funds towards these efforts, and resultant geospatial data can be processed, applications built and related solutions developed. केंद्रीय परिवहन मंत्रालय ने देश भर में वाहनों पर फास्टैग लगाना अनिवार्य कर दिया है। उत्तराखंड में ये नया नियम कल यानी 16 फरवरी से लागू होगा। अगर वाहन में फास्टैग नहीं लगा है तो आपको दोगुना शुल्क देना होगा। फास्टैग एक प्रकार का टैग या स्टिकर होता है जो वाहन की विंडस्क्रीन पर लगा हुआ होता है। रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन यानी RFID तकनीक पर फास्टैग काम करता है। इसके जरिए टोल प्लाजा पर लगे कैमरे स्टिकर के बारकोड को स्कैन कर लेते हैं और टोल फीस अपने आप फास्टैग के वॉलेट से कट जाती है। इससे वाहन चालक को टोल टैक्स देने के लिए रुकना नहीं पड़ता। फास्टैग को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से लिया जा सकता है। उत्तराखंड में इस समय 3 टोल बैरियर हैं, जिनमें से NH 125 खटीमा के पास, NH 74 देवरिया का टोल बैरियर और NH 73 पर भगवानपुर में टोल बैरियर है। बहादुराबाद में NH 58 पर ट्रायल के बाद जल्द ही टोल बैरियर शुरू होने जा रहा है। परिवहन आयुक्त दीपेंद्र कुमार चौधरी का कहना है कि केंद्रीय परिवहन मंत्रालय ने वाहनों पर फास्टैग अनिवार्य कर दिया है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सचिवालय में पिथौरागढ़, बागेश्वर और चंपावत जिलों की मुख्यमंत्री घोषणाओं की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सीएम घोषणाओं को निर्धारित समयावधि में पूरा किया जाए। साथ ही उन्होंने स्थानीय स्तर पर समस्या के समाधान के लिए संबंधित विधायकों से बात करने के निर्देश दिए। कार्यों में तेजी लाने के लिए जिलाधिकारियों को 15 दिनों में घोषणाओं की कार्य प्रगति की समीक्षा करने के निर्देश दिए गए हैं। पिथौरागढ़ जिले में मुख्यमंत्री की 152 घोषणाओं में से 98 घोषणाएं पूरी हो चुकी हैं, बाकी पर कार्य प्रगति पर है। बागेश्वर जिले में से 58 घोषणाओं में से 36 पूरी हो चुकी हैं, जबकि अन्य पर काम चल रहा है। चंपावत में 88 घोषणाओं में से 53 घोषणाएं पूरी हो चुकी हैं, शेष पर कार्य प्रगति पर है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि घोषणाओं को समय पर पूरा करने के साथ ही कार्यों की गुणवत्ता का भी विशेष ध्यान रखा जाए। बद्रीनाथ के कपाट खुलने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। बसंत पंचमी के पर्व पर टिहरी नरेश के राज दरबार नरेंद्र नगर में राजा के राज पुरोहितों द्वारा धाम के कपाट खुलने का मुहूर्त निकाला जाएगा। तेल कलश, गाड़ू घड़ा, पांडुकेश्वर, जोशीमठ नरसिंह मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद आज लक्ष्मी नारायण मंदिर डिमर गांव से ऋषिकेश पहुंचेगा और यहां से कल नरेंद्र नगर राज दरबार पहुंचेगा। 16 फरवरी को बसंत पंचमी के अवसर पर पंचांग पूजा के बाद बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने की तिथि घोषित होगी। तेल कलश, गाड़ू खड़े में 5.25 किलो तेल रखा जाता है। इस तेल को रानी सहित राज दरबार से जुड़ी सुहागिन महिलाओं द्वारा पिरोया जाता है। भगवान बद्री विशाल जी के कपाट खुलने की तिथि कल बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर नरेंद्र नगर स्थित राजमहल में निर्धारित की जाएगी। इस परिप्रेक्ष्य में डिम्बर स्थित लक्ष्मी नारायण मंदिर से आज प्रातःकालीन पूजा अर्चना के पश्चात गाड़ू घड़े को नरेंद्र नगर स्थित राजमहल के लिए रवाना किया गया। कल बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर वहां राज पुरोहितों के द्वारा और रावल जी की उपस्थिति में कल भगवान बद्री विशाल जी की कपाट खुलने की तिथि निर्धारित की जाएगी और साथ ही गाड़ू घड़े में जो तेल पिरोया जाएगा उसकी तिथि भी निर्धारित की जाएगी।
कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में पक्षियों की गणना की जाएगी। इसको लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। पक्षी गणना 16 से 18 फरवरी तक की जाएगी। इस गणना में पक्षियों की प्रजातियों का पता लगाया जाएगा, जिसकी सूची तैयार की जाएगी। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के निदेशक राहुल ने बताया कि कॉर्बेट लैंडस्केप में 600 पक्षियों की प्रजातियों के रहने का अनुमान है। उन्होंने बताया कि सही जानकारी हासिल करने के लिए ही ये गणना की जा रही है। ये गणना स्थानीय पक्षी विशेषज्ञ करेंगे। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व और इसके लैंडस्केप में 600 से ज़्यादा बर्ड्स की जो है प्रजातियां पाई जाती हैं। तो जिस तरह से हम और फ्लोरा फौना टाइगर्स का या किसी और वाइल्ड एनिमल्स की काउंटिंग करते हैं, उसी तरह से हमने बर्ड्स की जो स्पीसीज़ है उनकी काउंटिंग करा रहे हैं 16 से 18 फरवरी के बीच में। इसमें जो भी लोकल लेवल पे हमारे वॉलंटियर्स हैं उनकी मदद से इस एक्सरसाइज को किया जाएगा और जो भी हमारे एक्सपर्ट और वॉलंटियर्स होंगे उनकी मदद से अलग अलग लोकेशंस पे कॉर्बेट में 16 से 18 फरवरी के बीच में बर्ड की अलग अलग प्रजातियों को आइडेंटिफाई किया जाएगा और जो टोटल कितनी प्रजातियां हैं अभी कॉर्बेट में उसकी एक चेकलिस्ट तैयार की जाएगी। टिहरी झील महोत्सव की सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। तैयारियों का जायजा लेने जिले के प्रभारी मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत टिहरी पहुंचे। उन्होंने कहा कि टिहरी झील महोत्सव पर्यटन विकास के लिए किया जाता है। इस बार चमोली आपदा के कारण महोत्सव में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित नहीं किए जा रहे हैं। प्रभारी मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि महोत्सव के दौरान पहाड़ की संस्कृति, गंगा आरती और धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। कल यानी 16 फरवरी से शुरू होने वाले टिहरी झील महोत्सव का शुभारंभ मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत करेंगे। इस साल हम जितने भी कल्चरल प्रोग्राम थे, सांस्कृतिक कार्यक्रम थे हमारे, और जो सारे कार्यक्रम निरस्त इसलिए करने पड़े क्योंकि हमारी जो बड़ी आपदा आई है तपोवन की, इसके कारण हम लोगों ने काफ़ी कार्यक्रम इसमें बहुत शॉर्ट किए हैं, लेकिन जो टिहरी लेक के लिए बहुत उपयोगी थे और पूरे टिहरी जिले के लिए भी बहुत जो जरूरी थे उन कार्यक्रमों का यहाँ पे कल से आयोजन किया जाएगा और कल इसके उद्घाटन के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं और मैंने आज पूरा निरीक्षण किया तो बहुत सुंदर आयोजन यहाँ पे किया जाएगा। रानीखेत में सेना की ओपन भर्ती रैली आज से शुरू हो गई है। पहले दिन धारचूला, गणाई, गंगोली तहसील के 1,500 युवाओं ने दौड़ लगाई। स्थानीय प्रशासन की ओर से भर्ती में आने वाले युवाओं के लिए रहने की व्यवस्था की गई है। भर्ती में कोरोना गाइडलाइंस का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। भर्ती में शामिल होने वाले युवाओं को कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट के बाद ही शामिल किया जा रहा है। ब्रिगेडियर राहुल भटनागर ने भर्ती का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के कारण लंबे समय बाद ये भर्ती हुई है, जिससे युवाओं को सेना में जाने का मौका मिलेगा। ये भर्ती का आज पहला दिन है जिसमें पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट के धारचूला और गनाई गंगोली घाट तहसील के बच्चे आए हैं। हम लोगों ने इन बच्चों को बोला था सबको और आने वाले टाइम में भी कि कोविड टेस्ट करा के आए और कोविड के नेगेटिव रिपोर्ट लेके आए, जो कि लिए 1050 बच्चे आए थे। यहाँ कुमाऊं रेजिमेंटल सेंटर के रैली ग्राउंड में रैली हो रही है जहाँ बहुत अच्छे इंतजाम किए गए हैं। उत्तराखंड के समाचारों में आज बस इतना ही। चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर। तपोवन टनल से आज मिले 3 और शव। अब तक 55 शव निकाले गए। 29 शवों की हो चुकी शिनाख्त। चमोली आपदा के 9वें दिन भी रेस्क्यू अभियान जारी। आपदा प्रभावित गांवों में जरूरी सुविधाएं मुहैया कराने पर जोर। ध्वस्त हो गए थे कई पुल और विद्युत व्यवस्था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, आत्मनिर्भर भारत के विजन को साकार करेगा जियो स्पैटियल। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा, प्रधानमंत्री के विजन को साकार करने में निभाएगा प्रेरक की भूमिका। और मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने की मुख्यमंत्री घोषणाओं की समीक्षा। पिथौरागढ़, बागेश्वर और चंपावत जिलों से शुरुआत। अधिकारियों को समय और गुणवत्ता के साथ काम पूरे करने के दिए निर्देश। उत्तराखंड की खबरों के लिए आप हमसे सोशल मीडिया के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमारा ट्विटर हैंडल है DD News_देहरादून। हमारा फेसबुक पेज है DD News उत्तराखंड और हमारे यूट्यूब चैनल DD News उत्तराखंड को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं।
कोरोना संक्रमण से बचने के लिए मास्क का अनिवार्य रूप से और सही ढंग से प्रयोग करें। साथ ही सामाजिक दूरी का ख्याल रखें, नियमित रूप से हाथ धोएं और याद रखें, कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। नमस्कार।